हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है शब्द निर्माण। तो शब्दों का निर्माण आप किस प्रकार से करते हैं। इससे पहली क्लास में आपने वर्ण जाने, शब्द जाने क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो शब्द निर्माण के कई विधियां हैं। यहाँ पर हम दो विधियां पढ़ेंगे जिनके द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक का नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ये हम आज की क्लास में जानने वाले। और ये विधि है शब्दों का निर्माण करने की, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए शब्द आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग होता क्या है। आपके पास मूल शब्द होते हैं और आप उन मूल शब्दों के आगे से कुछ शब्दांश लगा देते हैं और उन शब्दांशों को लगाने के बाद आपको एक नया शब्द मिलता है जिसका कि एक अलग अर्थ होता है और वो उस मूल शब्द से बिल्कुल भिन्न होता है। उसका अर्थ भी अलग होता है और वो एक नया शब्द भी बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। यानी कि आपके पास जो है मूल शब्द पहले से होंगे और आप उन मूल शब्दों में क्या करेंगे, शब्दांशों को जोड़ेंगे और अब आपके पास नए शब्द मिलेंगे। अब उन नए शब्दों के जो अर्थ हैं वो मूल शब्द से बिल्कुल भिन्न होंगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपके पास हार शब्द है, हार शब्द है। ठीक है, हार क्या है, एक मूल शब्द है। हार आप जानते हैं, हार का अर्थ क्या होता है। एक तो हार का मतलब आप किसी से हार गए और दूसरा होता है माला को भी हार कहा गया जाता है। ठीक है, अब इसी हार में यदि आप आगे से आ जोड़ दें, ठीक है, तो ये जो शब्द नया बनेगा ये बनेगा आहार। ये आपका बन जाएगा आहार। तो अब आपके पास मूल शब्द में आपने प्रत्यय जोड़ा। अब देखिए आगे हम इसको पढ़ने सॉरी इसमें उपसर्ग जोड़ा, तो अब यहाँ पर आपका ये क्या हो गया है, आहार हो गया है। ठीक है, तो जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के आगे से जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए मूल शब्द यहाँ था, हार था, इसी हार में आपने आ जोड़ दिया। आ आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये मूल शब्द के आगे से जुड़ा है, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, और ये आपका कहलाएगा उपसर्ग, ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, और इससे आपका एक नया शब्द बन गया है। और ये जो नया शब्द है ना, ये पहले जो मूल शब्द था के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। आहार का मतलब होता है भोजन। ठीक है ना, तो हार का यहाँ पर दो मतलब हो जाता है, हार यानी कि हारा हुआ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हार, गले की जो माला होती है उसको भी हार कहा जाता है। ठीक है, तो जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहीं पर हम इसके जान लेते हैं कि नए शब्द हम किन किन विधियों से बनाने वाले हैं और इसमें साथ में हम उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ेंगे। तो जब आप क्या करेंगे, किसी मूल शब्द के आगे से कोई शब्दांश लगा देंगे, यानी कि शब्द का कोई अंश हो सकता है वो, है ना। जैसे यहाँ पर आ क्या है, शब्दांश है। ठीक है, या कोई शब्द आप जोड़ रहे हैं तो उसके जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है और उसका बिल्कुल एक नया अर्थ निकलता है। पहले जो मूल शब्द का अर्थ था उससे वो बिल्कुल भिन्न अर्थ वाला शब्द होता है, तो वे आपका कहलाता है उपसर्ग। और जो शब्दांश के मूल शब्द के पीछे जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो आगे जुड़ने वाला उपसर्ग कहलाता है और पीछे जुड़ने वाला आपका प्रत्यय कहलाता है। तो इतना आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे डिटेल में, कौन कौन से आपके उपसर्ग हैं। तो जो मूल शब्द के आगे से जुड़कर नए शब्दों की
रचना करता है या नए शब्दों का निर्माण करता है वह आपका उपसर्ग कहलाता है, और जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। चलिए इन दोनों परिभाषाओं को आप लिख लीजिएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये आपका उपसर्ग है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका प्रत्यय है। तो ये उपसर्ग भी की परिभाषा हो जाएगी और ये आपके प्रत्यय की परिभाषा हो जाएगी। चलिए इसे नोट डाउन करें। अब देखिए यहाँ पर ये तो था एक छोटा सा इसके परिचय, आप कह सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे उपसर्ग क्या है, कितने प्रकार के आपके उपसर्ग होते हैं, और फिर उनके बनने वाले कौन कौन से नए शब्द बनते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक है शब्द निर्माण, नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, आपके पास एक मूल शब्द है और उसी मूल शब्द से आपने उसमें कुछ जोड़ करके आगे से या पीछे से, तो आगे से जोड़ेंगे तो फिर वो आपका आगे से जुड़ा शब्दांश आपका उपसर्ग कहलाएगा। और अगर आपने मूल शब्द के पीछे से अंत में जो है कोई शब्दांश जोड़ा और उससे भी एक सार्थक शब्द आपको निकल कर आता है तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो आइए अब हेडिंग डालिएगा उपसर्ग। उपसर्ग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उपसर्ग क्या होता है। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है। कौन कौन से उपसर्ग, संस्कृत से आए हुए उपसर्ग, हिंदी के होते हैं अपने उपसर्ग, और अरबी और फारसी के आए उपसर्ग। कुछ लोग इसे विदेशी भी कहते हैं, जो आपके विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए उपसर्ग, उनके अर्थ व उनके बने नए शब्द आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला है आपका संस्कृत से आए हुए उपसर्ग। कई बार संस्कृत से आए हुए उपसर्ग को क्या कहा जाता है, तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। इनको तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं, जो संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द आप जानते हैं, आपने शब्द निर्माण में पढ़ा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में क्या हो गए हैं, घुल मिल गए हैं, हिंदी भाषा में वो जैसे के तैसे ज्यों के त्यों क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संस्कृत से आए हुए उपसर्ग हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको तत्सम उपसर्ग भी इनको कहा जाता है। अब यहाँ हम डायरेक्ट, क्योंकि हम शब्द निर्माण सीख रहे हैं तो परिभाषा में नहीं देखनी है, आप इसे क्या देखिए, यहाँ पर संस्कृत से आए हुए उपसर्ग। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। अब यहाँ पर आप देखिए अ उपसर्ग से कई नए शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। अ उपसर्ग, अब अ का मतलब क्या होता है, अ का मतलब होता है अभाव, निषेध के अर्थ में। ठीक है, तो इसके 2 अर्थ निकल जाते हैं, या तो अभाव होगा या निषेध के अर्थ में होगा। तो आपके पास मूल शब्द ज्ञान है, आपके पास मूल शब्द ज्ञान है, आपने ज्ञान में अ उपसर्ग जोड़ा। आप उपसर्ग हम क्योंकि शब्द के पहले जोड़ते हैं, तो आपने ज्ञान में अ उपसर्ग जोड़ा तो यहाँ पर आपका अज्ञान हो गया है। अब अर्थ इसका देखिए, बिल्कुल इसका व्युत्पन्न अर्थ शब्द निकल रहा है, उसका बिल्कुल उल्टा शब्द निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसको जानकारी हो, जो ज्ञानी हो, और अज्ञान जिसके पास ज्ञान का अभाव हो। तो ये अ के अभाव के अर्थ में इसका बिल्कुल इसका नया शब्द आया है, और इसका बिल्कुल व्युत्पन्न यानी कि उसका उल्टा भी आइए हो चुका है। ठीक है, और नया शब्द भी आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए धर्म, आपके पास मूल शब्द है, धर्म में आपने अ उपसर्ग जोड़ा तो इसको आप नए शब्द कहते हैं, ये शब्द की जो उत्पत्ति है। ठीक है, तो अ उपसर्ग आपने धर्म में जोड़ा है, तो अधर्म, तो यहाँ पर अ का मतलब जिसके पास जो धर्म, जिसके पास धर्म ना हो, धर्म का अभाव हो, अधर्म कहलाएगा। ठीक है, मूल शब्द है आपके पास दृश्य, और इसमें आपने अ उपसर्ग जोड़ा तो अदृश्य हो जाएगा। मोल, और अ उपसर्ग जोड़ने पर मोल हो जाएगा। न्याय, अ उपसर्ग जोड़ेंगे अन्याय। खाद्य, अ उपसर्ग अखाद्य। नैतिक, अनैतिक। तो यहाँ पर हिंसा में आपने अ जोड़ा, अहिंसा। मूल्य में आपने अ उपसर्ग जोड़ा तो अमूल्य।
मर में आपने अ जोड़ा तो अमर, भाव में आपने अ जोड़ा तो अभाव, नीति में अ जोड़ा तो अनीति, लौकिक में अ जोड़ा तो अलौकिक, कल्पनीय में अ जोड़ा तो अकल्पनीय। और यहाँ पर आप देखिए नए शब्द बन रहे हैं और अर्थ में भी बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है ना। साथ में देखिए नैतिक का अनैतिक हो जाएगा। अ धार्मिक मूल शब्द है और इसमें आपने अ उपसर्ग जोड़ा तो अधार्मिक हो जाएगा। परिचित में आपने अ उपसर्ग जोड़ा, अपरिचित आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने अ उपसर्ग से कई शब्द बना दिए हैं, नए शब्द बना दिए हैं। मूल शब्द तो आपके पास क्या क्या था, ज्ञान, धर्म, दृश्य, मोल, न्याय, खाद्य, नैतिक, धार्मिक, हिंसा, मूल्य, मर, भाव, नीति, लौकिक, कल्पनीय, परिचित। अब देखिए उपसर्ग का अर्थ क्या है, अभाव। तो जो मूल शब्द होगा उसी का अभाव होगा, है ना। तो जो आपके पास मूल शब्द है, जैसे धार्मिक है कोई, तो अधार्मिक उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका अभाव है। अ का मतलब ही क्या है, अभाव। तो जो अधार्मिक, जो धार्मिक ना हो उसे अधार्मिक कहेंगे। नैतिक, जो आपका नैतिक ना हो उसे क्या कहेंगे, अनैतिक कहेंगे। तो सभी जो है उसके अर्थ में भी ये जो है बिल्कुल क्या दे रहे हैं, अभाव का यहाँ पर अर्थ दे रहे हैं। तो जो मूल शब्द है उसी का यहाँ पर अभाव है, जो आपके नए शब्द बने हैं। तो लिख लीजिएगा अ उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द। अ उपसर्ग लिखिएगा, अभाव इसका मतलब होता है, निषेध के अर्थ में भी आ जाता है। और साथ में यहाँ पर अब आप लिखेंगे एक तरफ उपसर्ग, आपने फिर उसमें जोड़ना है धन मूल शब्द, और इसके बराबर आपको एक नया शब्द बना व्युत्पन्न शब्द, या फिर जो आपका शब्द नया उत्पन्न हुआ है, या फिर आप यहाँ नया शब्द लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी आप लिखिएगा, इन सभी को आप नोट डाउन करिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिएगा इसे। चलिए तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद देखिए अन उपसर्ग। ठीक है। अन का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अभाव के अर्थ में, इसका भी क्या आ जाता है, अभाव के अर्थ में। तो आपके पास क्या है, आवश्यक, ये मूल शब्द है। आवश्यक आपके पास मूल शब्द है, आपने इसमें अन उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया है, अनावश्यक। ठीक है। तो ये अभाव है। ठीक है। अन एक में आपने अन जोड़ा तो क्या आ गया आपके पास, अनेक। ठीक है। आसक्ति, अन जोड़ा तो अनासक्ति। इसी प्रकार से आदि में आपने अन जोड़ा तो अनादि। ऐसे आदर में अन जोड़ेंगे, अनादर। मूल शब्द है गिनत, इसमें अन जोड़ेंगे, अनगिनत। और ये अभाव में ही है। ठीक है ना। तो तो ये आपके अन उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं, जिसमें आपका अनावश्यक हो गया, अनेक हो गया, अनासक्ति हो गया, अनादि हो गया, अनादर हो गया और अनगिनत हो गया है। थर्ड है आपका अप उपसर्ग। अप का मतलब हो जाता है बुरा, अनुचित के अर्थ में, अनुचित या बुरा इसका अर्थ हो जाता है। तो अब देखिए यश, यश यहाँ पर आपका मूल शब्द है। यश में आप क्या करें, अप जोड़े तो हो जाएगा अपयश। ठीक है। तो ये जो है यश का अपयश हो जाएगा। ठीक है। शब्द देखिए आपके पास क्या है, शब्द, और इसमें आप अप जोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा, अपशब्द। कर्म में आप अप जोड़ें, अपकर्म। सगुन में अप जोड़ेंगे तो अपसगुन। भ्रंश में आपने अप जोड़ा तो अपभ्रंश। इसी प्रकार मान में आपने अप जोड़ा तो अपमान। व्यय में आपने अप जोड़ा अपव्यय। कीर्ति में आपने अप उपसर्ग जोड़ा तो अपकीर्ति। हरण में अप जोड़ेंगे अपहरण। वाद में आप अप जोड़ें तो अपवाद। ठीक है। तो ये अप उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन करें।
तो यहाँ पर आपके पास अन उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द आपके अनावश्यक, अनेक, अनासक्ति, अनादि, अनादर, अनगिनत। इसके बाद अप उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द आपके कौन कौन से हो गए हैं? अपयश, अपशब्द, अपकर्म, अपशगुन, अपभ्रंश। इसी प्रकार से आगे अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति, अपहरण, अपवाद। ठीक है, चलिए इसे भी आप नोट करते रहेंगे साथ साथ। चौथा है यहाँ पर आपका अव। अव का मतलब भी हो जाता अभाव या अनुचित या बुरे के अर्थ में। तो देखिए गुण में आप अव उपसर्ग जोड़ें तो अवगुण। अब मैं आपको कुछ उपसर्ग बताने के बाद आपको फिर बताऊंगी कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और आपने वहां से किस प्रकार से, क्योंकि आपको उपसर्ग पूछा जाता है कि इस शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है। जैसे अवकाश आपको दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवकाश में आपका कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। तो अब आप कैसे करेंगे? देखिए आपने करना क्या है, जब भी आपके पास कोई शब्द आता है और आपको ये पूछा जाए कि आप इसके उपसर्ग को बताएं, ठीक है, आप इसके उपसर्ग को बताएं, तो आपने क्या करना है? आपने उसके शब्द से मूल शब्द को निकाल लेना है। अब मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, है ना। तो मूल शब्द को आप अलग करेंगे तो फिर आपके पास जो बचेगा वो आपका जो वो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अवकाश था तो यहाँ से आपने काश निकाला तो फिर अब आपका यहाँ पर उपसर्ग हो गया है। अब चेतन से इस प्रकार का शब्द दिया जाए तो आपको पता है चेतन एक क्या है? एक सार्थक शब्द है। तो आपने चेतन को अलग निकाला तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अवरोध, इससे आपने जैसे रोध निकाला तो अब अलग हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले हम पूरा सीखेंगे और फिर शब्दों से उपसर्ग निकालना भी सीखेंगे। तो शेष में अव जोड़ेंगे, अवशेष हो जाएगा। लंब में अव जोड़ें, अवलंब। रोध में आप अव जोड़ें तो अवरोध। साध में आपने अव जोड़ा, अवसाद। गति में आपने अव जोड़ा, अवगति। तो ये अव उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं जिनमें आपका अवगुण हो गया, अवमूल्यन हो गया, अवकाश हो गया, अवचेतन हो गया, अवमानना हो गया, फिर आपके पास अवशेष हो गया, अवलंब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवरोध हो गया, अवसाद हो गया और अवगति हो गया है। ठीक है, तो ये अब जो आपका उपसर्ग है उससे बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास अति। अति का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। अति का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। अत्यधिक कह सकते हैं, बहुत अधिक कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अधिक में ये मूल शब्द है, इसमें आपने अति उपसर्ग जोड़ा तो अत्यधिक। अधिक का मतलब तो ज्यादा होता ही, अत्य का मतलब होता है बहुत अधिक से भी और अधिक, है ना। तो बहुत अधिक, तो बहुत अधिक, अत्यधिक। ठीक है, उत्तम, अत्युत्तम। ठीक है, उत्तम और अत्युत्तम। ठीक है, तो नया शब्द भी बन गया। मूल शब्द है इंद्रिय, तो अतीन्द्रिय, तो आपका नया शब्द बना। आचार और अति जोड़ेंगे तो अत्याचार। ठीक है, अति रंजित, रंजित में आपने अति जोड़ा, अति रंजित। फिर आपने अंत में अति जोड़ा, अत्यंत। वृष्टि में आपने अति जोड़ा तो अतिवृष्टि। उक्ति में आपने अति जोड़ा, अत्युक्ति। क्रमण में आपने अति जोड़ा, अतिक्रमण। भार में आपने अति जोड़ा, अतिभार। ठीक है, तो ये अति उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं जिसमें आपका अत्यधिक, अत्युत्तम, अतीन्द्रिय, अत्याचार, अतिरंजित, इसके बाद अत्यंत, अतिवृष्टि, अतियुक्ति। ठीक है, अतिक्रमण और अतिभार, ये नए शब्द बने हैं, अति उपसर्ग से नए शब्द हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें। चलिए नेक्स्ट है आपका अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और अधिक के अर्थ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर पति आपके पास एक मूल शब्द है, इसमें आपने अधि उपसर्ग जोड़ा। अधि, धनपति,
अधिपति, ठीक है। आत्म धन अधि, यहाँ पर आध्यात्म हो गया। नियम में अधि जोड़ेंगे तो अधिनियम हो जाएगा। करण में आपने अधि जोड़ा तो अधिकरण हो गया है। ऐषण में आपने अधि जोड़ा तो अध्येषण, ठीक है। इसके बाद भार में अधि जोड़ेंगे तो अधिभार। ग्रहण में आप अधि जोड़ें तो अधिग्रहण। आदेश में आप अधि जोड़ें तो अध्यादेश। वक्ता में अधि जोड़ेंगे अधिवक्ता। क्रमण मूल शब्द है, इसमें आपने अधि जोड़ा तो अधिक्रमण। इस प्रकार से अधि से आपके नए शब्द बन गए हैं अधिपति, अध्यात्म, अधिनियम, अधिकरण, अध्येषण। इसके बाद अधिभार, अधिग्रहण, अध्यादेश, अधिवक्ता, अधिक्रमण। तो ये नए शब्द बने हैं अधि उपसर्ग से, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या फिर अधिक के अर्थ में, ठीक है। तो इसके दो अर्थ निकल जाते हैं, या तो आप श्रेष्ठ के अर्थ में ले सकते हैं या फिर अधिक के अर्थ में भी इसको लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे सभी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका अभी उपसर्ग। अभी उपसर्ग, अब आपके पास मूल शब्द है नेता। अभी का मतलब होता है सामने, और के, ठीक है, दो इसके अर्थ आ जाते हैं, सामने या और के। तो देखिए, नेता आपके पास मूल शब्द है, और इस नेता मूल शब्द में आपने अभी उपसर्ग जब ऐड किया, इसको जोड़ा, तो आपके पास क्या आ गया है, अभिनेता। मुख आपके पास मूल शब्द है और इसमें आपने अभी जोड़ा तो अभिमुख। मान आपका मूल शब्द है, अभी आपने जोड़ा अभिमान। शाप में अभी जोड़ेंगे अभिशाप। योग में आपने अभी जोड़ा अभियोग। ग्रहण में आपने अभी जोड़ा अभिग्रहण। चलिए इसे नोट करें। अभी उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द: अभिनेता, अभिमुख, अभिमान, अभिशाप, अभियोग, अधिग्रहण, अभिग्रहण। और इससे पहले अधि से बनने वाले नए शब्द आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी से ही कुछ और शब्द यहाँ पर आपके जैसे मूल शब्द हो गए, ठीक है। तो अभी उपसर्ग जोड़ना है आपने व्यक्त मूल शब्द में, तो अभिव्यक्त। अंतर में अभी उपसर्ग जोड़ेंगे अभ्यंतर। उदय में आप अभी जोड़ेंगे तो अभ्युदय। इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए बच्चों आपको संधि आना चाहिए, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको हो सकता है डायरेक्ट शब्द नहीं दिए गए हैं, आधा भ य कैसे आ गया है, तो संधि में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपने संधि में पढ़ लिया है। इष्ट में आप अभी जोड़ेंगे अभीष्ट। ये सभी शब्द संधि के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो इससे पहले आपको संधि बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो संधि पढ़ना पहले, और उसके बाद हमें उपसर्ग। क्योंकि जब आप शब्दों को जोड़ते हैं या शब्दांशों को जोड़ते हैं तो वहां कहीं ना कहीं आपको दो वर्णों को जोड़ना पड़ेगा, और जब आप दो वर्णों को जोड़ते हैं तो वहां पर आपको संधि की आवश्यकता होगी, ठीक है। और उसके कुछ नियम भी होते हैं, तो ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, हमने भी और आपने भी पढ़ा है। तो देखिए, अभिधन इष्ट, तो अभीष्ट और ये संधि के द्वारा ही जुड़ा है, ठीक है। अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान, तो ये भी आपका संधि के द्वारा ही जुड़ा हुआ शब्द है। अभिधन आगत, अभ्यागत, तो ये सभी शब्द आपके संधि से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपने अगर संधि नहीं पढ़ी है, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आप पहले उसे पढ़ें, उसके बाद आप उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप,
जब आपने अभी उपसर्ग जोड़ा तो यहाँ पर आपको प्रॉपर संधि, अब जैसे यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं गमन में अनु, तो सीधे अनु को आगे कर दिया और गमन पीछे लिख दिया। दान में अनु जोड़ा तो अनुदान हो गया, मान में अनु जोड़ा तो अनुमान हो गया, संधान में अनु जोड़ा तो अनुसंधान हो गया, जौ में अनु जोड़ा तो अनुज हो गए। तो ये तो डायरेक्ट आपके शब्द हैं। जैसे करण में आपने अनु जोड़ा अनुकरण हो गया, भूति में अनु जोड़ा अनुभूति। तो ये तो डायरेक्ट जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना अभी धन व्यक्त, ये आपके संधि के जो नियम है उनको यहाँ पर प्रॉपर लागू है। तो इनसे ये शब्द यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप पहले संधि यदि आप भूल चुके हैं, मैंने सारा आपको डिटेल में लिखाया है, तो पहले आप वो नोट निकालिए, वहां पर आप उसको एक बार रिवाइज करें और फिर आप इसको देखें कि ये किस प्रकार से शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास आता है अनु। अनु कैसे जानते हैं, अनुकरण करना, ठीक है, पीछे के अर्थ में। ठीक है, चलिए इसका अर्थ है पीछे के अर्थ में। गमन, गमन मूल शब्द है और गमन मूल शब्द में आपने अनु उपसर्ग जोड़ा तो अनुगमन हो गया। दान, तो यहाँ तो आप देख पा रहे हैं मूल शब्द में डायरेक्ट आपके उपसर्ग जुड़ रहे हैं, और जब आप इनका क्या करेंगे, इन शब्दों को आप यहाँ से क्या निकालेंगे, इनके उपसर्ग निकालेंगे तो आपको इजी भी रहेगा। ठीक है, तो मान में आपने अनु अनुमान, संधान में अनु अनुसंधान, जौ में अनु अनुज, रूप में अनु अनुरूप, राग में अनु जोड़ेंगे अनुराग, करण में अनु अनुकरण, भूति में अनु अनुभूति, सूची में अनु अनुसूची, वाद में अनु अनुवाद, चर में अनु अनुचर, शासन में अनु अनुशासन, कृति में अनुकृति। ठीक है, तो ये नए शब्द बने हैं अनु उपसर्ग से। चलिए इसको आप नोट करें। यहाँ हम शब्द निर्माण पढ़ रहे हैं, जिसमें दो विधियां हम शब्दों के निर्माण करने की यहाँ पर हम देखेंगे, जिसमें आपका पहला उपसर्ग है, उपसर्गों के द्वारा आप किस प्रकार से नए शब्द का निर्माण करते हैं, और दूसरी विधि यहाँ पर है आपके प्रत्यय। चलिए तो अभी हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, ये है आपके संस्कृत के उपसर्ग, जिनको आप तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हो गए हैं, जिन्हें आप कहते हैं तत्सम उपसर्ग। अब नेक्स्ट आपका है आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है पूर्णता के अर्थ में। ठीक है, चलिए मूल शब्द है जन्म, इसमें आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आजन्म नया शब्द बन गया। मूल शब्द है क्रमण, इसमें आ उपसर्ग जोड़ा आक्रमण। शंका मूल शब्द है, आ जोड़ेंगे आशंका। और जैसे ही आप देखिए यहाँ इन शब्दों से आपने उपसर्ग निकालने हो तो फिर आप यहाँ से मूल शब्द को अलग करें। ठीक है, भार में आ जोड़ें आभार, कंठ में आ जोड़ें आकंठ, रोहण में आ जोड़ें आरोहण। इसी प्रकार जीवन में आ जोड़ें तो आजीवन, बात में आप घात में आप आ जोड़ें तो आघात, मरण में आपने आ उपसर्ग जोड़ा तो आमरण, हत में आपने आ उपसर्ग जोड़ा आहत, रक्षण में आपने आ उपसर्ग जोड़ा तो आरक्षण, कर्षण में आपने आ उपसर्ग जोड़ा तो आकर्षण। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। ये आपके आ उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं, जिसमें आपका जन्म मूल शब्द है, क्रमण मूल शब्द है, शंका भार कंठ रोहण, जीवन घात मरण हत रक्षण कर्षण, ये आपके मूल शब्द हैं। और इन सभी शब्दों में आपने आ उपसर्ग जोड़ा, और आ उपसर्ग जोड़ने से यहाँ आपको एक नया शब्द मिलेगा, आजन्म, आक्रमण, आशंका, आभार, आकंठ, आरोहण, आजीवन, आघात, आमरण, आहत, आरक्षण और आकर्षण। चलिए नोट करेंगे इसे।
चलिए इसके बाद एक और उपसर्ग है यहाँ पर उत। उत का मीनिंग है ऊंचा, अधिक के अर्थ में यहाँ पर आएगा। तो कंठा में आपने उत जोड़ा, उत्कंठा। तम में आपने उत जोड़ा, उत्तम नया शब्द। पात में आपने उत जोड़ा, उत्पात। योग में उत जोड़ेंगे, उद्योग। खनन में आपने उत जोड़ा तो उत्खनन। भव में आपने उत जोड़ा तो उद्भव। कीर्ण में उत जोड़ा तो उत्कीर्ण। तीर्ण में आपने उत जोड़ा तो उत्तीर्ण। घोष में आपने उत जोड़ा तो उद्घोष। और यहाँ पर भी आपको जो व्यंजन संधि के जो नियम बताए थे ना, कि तो के बाद अगर ये आ जाता है तो ये हो जाता है, तो वो सारे नियम यहाँ पर आपके लागू होंगे। तब जाकर के इन दोनों शब्दों को, जैसे यहाँ पर तो के बाद यो आया है तो यहाँ तो का क्या हो गया है, आधा द हो गया है, जो हलंत के साथ है। तो ये सभी नियम आपके संधि में आपको पढ़ा रखे हैं, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। उत धन सर्ग, उपसर्ग। उत धन थान, उत्थान। फिर ऐसे ही उत धन तेजस आपका उत्तेजस। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है कि तो के बाद यदि तो आ जाए तो फिर से वो आधा तो और पूरा तो इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपने, इसको पढ़ने से पहले आप एक बार संधि को जरूर देखें। जो आपको नोट्स मैंने लिखाए हैं उनको आप देखेंगे। अगर आप भूल गए हैं, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो जो नोट्स आपको संधि में जो नियम लिखाए हैं उनको भी आप एक बार देख लें। तब जाकर के आपको इस शब्द जिस प्रकार से आपके जुड़े हैं वो आपको फिर आपको समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।